हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादव एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जहाँ पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। उसके बहुत सारी सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो चुका है। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स दैट इज एमसीक्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज ये वाला जो सेक्शन रहता है सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर रहता है कि कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उससे पहले सॉल्व करना सीखेंगे, उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन प्रोवाइड करता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर सीबीएसई की बात करें तो किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। वी ऑल्सो हैव हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं फ्रॉम क्लासेस 6 टू क्लास 12 एंड नॉट जस्ट दैट, साथ में हम लोग ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा गिवन रहती है। तो एक बार जाके आप जल्दी से चेकआउट कर लो ताकि कोई भी डाउट वगैरह हो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। एंड नॉट जस्ट सीबीएसई, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो शैल वी स्टार्ट स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने इससे पहले वाला जो सेशन किया था एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, वो बहुत ही लंबा सेशन हुआ बिकॉज बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स को हमने पढ़ा वहाँ पे, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी के जो थोड़ा ना, एनसीईआरटी थोड़ी टिपिकल है ना, चीज़ों को थोड़ा डिफिकल्ट वे में पूछती है, लेकिन क्या है बोर्ड में भी उसी तरीके से सिचुएशंस आती हैं हमारे पास। सो दैट इज़ वाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एनसीईआरटी के फॉर्मेट को बिल्कुल भी ना भूलें। सो दैट इज़ वाई ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ एवरीथिंग, है ना। सारे सोर्सेज से आपको जो भी बेस्ट आपको प्रोवाइडेड है, आपको रिफ्रेशर्स के थ्रू भी जो आपको लगता है कि डिफरेंट नोट्स मुझे प्रोवाइड करने चाहिए, साथ साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वगैरह, हर एक चीज़ मैं आप सभी के लिए लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हूँ स्टूडेंट्स। सो दैट इज़ वाई इफ़ यू आर लाइकिंग बोल रही थी मैं भी, इफ़ यू आर लाइकिंग द सीरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, प्लीज let me know, or please definitely like, share and subscribe करिए and support us so that we can also feel motivated to provide more such content to you, right? चलो स्टार्ट करें आज का सेशन। MCQ, what is it? MCQ मतलब कंफ्यूजन की दुकान, है ना। क्योंकि हर एक क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखते हैं तो सब हमें लगता है सिमिलर कि यार ये भी होगा वो भी होगा, अब इसमें से कैसे पता लगाएं। तो इसलिए हम लोग कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। भाई तुक्का लगाने के लिए भी अकल चाहिए रहती है, ऐसे नहीं चलेगा कि आप कुछ भी आपने तुक्का लगा दिया। अगर आपकी किस्मत चाहते हैं तो सारे तुक्के सही भी हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी सिचुएशन होती है ना कि हमें क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, तो किस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करें, ये सारी चीज़ों को भी हम एमसीक्यू के सेशन में सीखते हैं। ठीक है, ये वाला जो पूरा चैप्टर है आपका, है ना, नेशनल इनकम का, स्टूडेंट्स आपकी रिफ्रेशर्स में अलग अलग उसमें दिया हुआ है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें अलग दिया हुआ है ना। बेसिक टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग गिवन है, बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग गिवन है एंड कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम अलग है, राइट। लेकिन एनसीईआरटी की बात करें स्टूडेंट्स तो ये पूरे के पूरे जो 4 यूनिट्स हैं ना, जो आपके आई थिंक रिफ्रेशर्स वगैरह में अलग अलग गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी में इसका पूरा एक ही चैप्टर, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम का, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो चैप्टर 2 को ही हम पूरा ऐसा समअप करके पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे हम बोल रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2। अब आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में आपके चारों ही सेक्शन से लेके आने वाली हूँ, मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के भी एमसीक्यूज आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। बेसिक टर्म्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी मिलेंगे, साथ साथ में बेसिक एग्रीगेट्स और नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसे होती है उसके भी एमसीक्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो 4 चैप्टर्स के एक तरीके से एमसीक्यूज मिल रहे हैं। सो दैट इज वाई एमसीक्यू वाला सेक्शन थोड़ा लंबा होगा, बिकॉज इसमें से 10-20 क्वेश्चन नहीं, अराउंड 30+ क्वेश्चन में लेके आई हूँ। फिर भी मैंने कोशिश करी कि उसको मैं बहुत शॉर्टन करूँ, बिकॉज एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आने वाले क्लासेस में डेफिनेटली हम लोग करेंगे, बिकॉज हम लोग को बोर्ड की तैयारी करनी है। लेकिन फिलहाल आपको बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए मैंने कोशिश करी है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मुझे लग रहे हैं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम पढ़ेंगे, उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारे पास ऑप्शंस हैं, A is for generation phase, second is that is distribution phase, और थर्ड हमारे पास आ रहा है disposition phase and D is all of these। तब आपको बताना है कि भाई कौन सा फेज होता है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? 2 सर्कल बनते हैं मैम, एक हाउस होल्ड होता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ओके, एक हाउस होल्ड्स होते हैं, एक फर्म्स होते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड से फर्म्स कुछ जाता है, फर्म से वापस कुछ आता है, यहाँ से क्या जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ से लौट के आ जाता है गुड्स एंड सर्विसेज, फिर इसके बदले में इनको क्या मिलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। इसके बदले में क्या करते हैं लोग, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो यही हमारा क्या चलता है एक तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब गोल घुमा के इनकम वापस हमारे जेब में ही आ जाती है, राइट। लेकिन उसके कुछ 3 फेजेस हमने पढ़े थे।
राइट। 3 फेजेस हमने पढ़े थे ऑफ नेशनल इनकम का, कैसे जनरेशन एक तरीके से इनकम जनरेशन होता है, तो उसी का ये पूछ रहे हैं कि इनकम जनरेशन के कौन कौन से 3 फेजेस होते हैं। तो मैं इसका बोल सकती हूँ दैट ऑल द फेजेस आर इंक्लूडेड, बिकॉज सबसे पहले हमारे पास आता है जनरेशन फेज, सेकेंड हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड हमारे पास आ जाता है डिस्पोजिशन फेज। सो ऑल दीज फेजेस आर इंक्लूडेड। क्लियर? सो दैट इज वाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है, बिकॉज वी विल बी वेरी क्विक दिस टाइम। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सभी के सामने, ऑल हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Which of the following is not an example of flow variable? The concept of stock and flow. NCERT solution जब कर रहे थे तब भी मैंने पढ़ाया था आपको stock and flow का concept, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं आपको, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गिवन है, इसमें से आपको फिगर आउट करना है स्टूडेंट्स कि कौन सा फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है और कौन सा नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो? बहुत बार पढ़ा चुके हैं हम इसको, बहुत बार रिवीजन हो चुका है ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक का, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में ही बहुत डिटेल है, मैंने आपको समझाया था। अगर बात करती हूँ स्टॉक कॉन्सेप्ट की, ये कौन सा होता है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम पे, राइट। इसका हमने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। एट अ पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना अमाउंट है, कितना हमारे पास चीजें स्टोर्ड हैं, वो होता है स्टॉक। और फ्लो मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, मतलब मैं बोलूं कि अगर आपके बैंक अकाउंट में अभी कितने पैसे हैं, तो अभी का मैं पूछ रही हूँ, सो दैट इज वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वहीं पर अगर मैं पूछ रही हूँ कि पूरे साल भर में तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे जमा किए तुमने, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट। मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बारे में कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो फ्लो कॉन्सेप्ट है। और एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं जो पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्लियर हुआ? अब यही वाला दिमाग कहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है भैया। नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ ईयर। अब देखो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, ड्यूरिंग अ ईयर, मतलब मैंने क्या बोला था, ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। तो ड्यूरिंग का तो मतलब ही होता है कुछ लंबे समय के लिए कुछ चीज चल रही है, तो ये क्या होगा, डेफिनेटली मेरा फ्लो वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नेशनल वेल्थ एंड नेशनल इनकम, इन दोनों में कंफ्यूज होने वाले हो आप लोग, लेकिन अगर किसी को नेशनल इनकम का पूरी डेफिनेशन याद है ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी वो आराम से सॉल्व कर लेगा। फाइन। और फोर्थ पे हमारे पास व्हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, अगेन सेम चीज, तो ये भी मेरा फ्लो वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात आ सकती है मेरी नेशनल वेल्थ और नेशनल इनकम पे, और मैं बता दूं नेशनल वेल्थ और नेशनल इनकम इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपको ऑप्शन में दिखेगा, और फिर भी ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती करके आते हैं। Just revise the definition of national income and you will be able to solve this question, students. What is national income? पूरे साल भर का कैलकुलेट करते हैं कि बस एक दिन का कैलकुलेट कर रहे हैं, एक पॉइंट का कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम? नेशनल इनकम पूरे अकाउंटिंग ईयर का हम कैलकुलेट करते हैं, सो दैट इज वाई वो क्या हो जाएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। सो दैट इज वाई नेशनल वेल्थ कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये हमारा स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। इसको रब कर रही हूं मैं, ठीक है, ये मेरा स्टॉक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये मेरा फ्लो का कॉन्सेप्ट है, ये भी फ्लो का कॉन्सेप्ट है, और ये भी फ्लो का कॉन्सेप्ट है। फाइन। क्लियर हुआ? बिकॉज नेशनल इनकम में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की निकालती हूँ, पूरी अकाउंटिंग ईयर की मैं नेशनल इनकम निकालने की कोशिश कर रही हूँ। दैट इज वाई स्टूडेंट्स ये वाला जो पॉइंट है आपका नेशनल वेल्थ वाला, ये मेरा स्टॉक कॉन्सेप्ट होने वाला है, और बाकी के 3 मेरे कौन से कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, फ्लो के। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, होपफुली चीजें क्लियर हो रही होंगी। डन? आया समझ? चलो नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम। व्हाट इज फैक्टर इनकम? फैक्टर इनकम क्या होता है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती हैं। व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्टूडेंट्स? जल्दी से लिख के बताओ मुझे, कौन कौन से 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। वी हैव लैंड, वी हैव लेबर, we have capital and then we have enterprise। तो ये क्या होते हैं मेरे पास, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बदले में उनको क्या मिलते हैं, फैक्टर पेमेंट्स। तो कौन कौन से होते हैं वो स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। अगर आपको ये चारों आते होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। सो व्हाट डू वी हैव, लैंड के बदले में हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स, वी गेट
rent, right? For labor we get wages, for capital we get interest, right? And for enterprise we get profit. So ये चारों की चारों चीजें क्या होती है हमारी फैक्टर पेमेंट्स, जो किसको मिलती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को. फाइन. तो मेरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड अ फैक्टर इनकम, इसमें से चारों में से कौन सी फैक्टर इनकम नहीं है. तो आप यहाँ पे देखो, रेंट किसको मिलता है, अभी मैंने आपको बताया कि रेंट किसको मिल रहा है, लैंड को मिलता है, राइट. वेजेस किसको मिलते हैं, लेबर को. एंड प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्रेन्योर को. तो गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड नहीं होने वाला, राइट. तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, अगर आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है इन रिटर्न. आई थिंक जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का भी किया था, यही क्वेश्चन था कि व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और उनको रेम्यूनरेशन में क्या मिलता है, राइट. रिमेंबर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वी डिड द सेम क्वेश्चन. सिमिलरली द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू. उन्होंने पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड. तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है कि उसमें पूछना क्या चाह रहा है. तो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आता है ना, कौन सा फैक्टर इनकम्स में आता है. वो क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड. दैट इज व्हाई भैया क्या कंसीडर नहीं होता है, गिफ्ट्स फ्रॉम अब्रॉड. क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए. दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस ना, ये आपके लिए बिल्कुल मक्खन वाले क्वेश्चंस होने चाहिए. मक्खन वाले क्वेश्चंस मतलब देख के यूं सॉल्व किया और आगे बढ़े. क्लियर. बस हाँ याद रखना है कि एमसीक्यू में ना गलती क्या होती है, हम क्वेश्चन को करेक्टली नहीं पढ़ते. तो नॉट लिखा है, ओनली लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, ये सारे वर्ड्स को ना बहुत ध्यान से पढ़ा करो कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. ठीक है, बस देखते ही मत टिक लगा दिया करो. ठीक है, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम्स. क्लियर. चलो अभी तक कितने क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन किए मैंने, तीनों क्वेश्चन सही हुए क्या, किस किस के हो गए, कमेंट सेक्शन में मुझे डेफिनेटली बताना. ठीक है, इजी लग रहा है क्या, इजी लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दो. चलो क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी क्वेश्चन. 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ. अगर ये भी गलत हो रहा है ना तुम लोग का तो बहुत बहुत पिटोगे, तुम लोग बहुत पिटोगे. अभी बताया मैंने, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने में ही मैंने ये आपको फिर से बता दिया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में. तो मुझे बताओ कि 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी हैं, जल्दी से. 4 सेक्टर्स हमने पढ़े, मैंने उसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता रखी है और मैंने बोला कि वो सीक्वेंस में ही रहते हैं. और कितना हिंट चाहिए भाई, आपके आंसर ही बता दे डायरेक्ट. थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ. क्या है भाई, व्हाट आर द 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, एच पी जी ई. एच इज फॉर हाउस होल्ड, पी फॉर प्रोड्यूसर्स, जी फॉर गवर्नमेंट एंड ई फॉर एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं. और मैंने क्या बोला था, हमेशा ही सीक्वेंस में ही रहती है. तो अगर मैं बोल रही 1 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी है तो सिर्फ हाउस होल्ड की है. अगर मैं बोल रही 2 सेक्टर इकोनॉमी कैसी है तो भाई एचपी है. फाइन. 3 सेक्टर मतलब ये, और 4 सेक्टर मतलब चारों की चारों चीजें. याद आ रहा है कुछ अब, एच इज फॉर हाउस होल्ड, पी इज फॉर प्रोड्यूसर्स या फर्म्स भी बोल सकते हो, जी इज फॉर गवर्नमेंट एंड दिस इज अ फॉरेन सेक्टर. फाइन. तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी कौन सी है, एचपी. व्हाट इज एचपी, हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स. फर्स्ट वाला मेरा करेक्ट हो गया. तो देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस, अगर आपने क्लास में थोड़ा बहुत भी अटेंशन दिया होगा ना तो ये वाले क्वेश्चंस आपके बिल्कुल हलवे वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, हलवा जैसा एकदम मक्खन जैसा तुरंत बन जाए. फाइन. जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन. ये लिखना है, ये भी लिखना है. ठीक है, व्हाट इज एचपीजीई. एचपीजीई का फुल फॉर्म मुझे लिख के बताएंगे स्टूडेंट्स. ओके, राइट द फुल फॉर्म ऑफ एचपीजीई. डन. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5. स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज. लो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल अब बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा ना तो बहुत बहुत मार पड़ेगी. अभी बताया मैंने. मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, measured at a particular point of a time, cannot be measured, none of these. मुझे बताओ कौन सा क्वेश्चन का ये मतलब ये वाले क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ. measured over a period of a time, measured at a particular point of a time, cannot be measured. इनमें से कौन सा. अभी बताया था मैंने, स्टॉक का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, डन. इसका तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. चलो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6.
लॉसेस आर क्लासिफाइड एज स्टॉक वेरिएबल या फ्लो वेरिएबल? गुड वन। लॉसेस को हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लॉस को कैलकुलेट करते हैं, पूरे एक तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को कैलकुलेट करते हैं? इस तरीके से सोचो, या दोनों में ही कैलकुलेट करते हैं? ईदर ए और बी, नीदर ए और बी, नीदर मतलब दोनों ही नहीं, ईदर मतलब ए या बी, दोनों ही हो सकते हैं। आप बताओ क्या है? फ्लो कॉन्सेप्ट है। वाई? बिकॉज लॉसेस को हम लोग हमेशा एक तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारा कितना लॉस हुआ है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके। क्वेश्चन नंबर 7, रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज, बताइए। देखो, रियल फ्लो और मनी फ्लो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रियल फ्लो में मतलब बिल्कुल भी मनी इन्वॉल्व नहीं रहता, मनी फ्लो में तो नाम में ही मनी दिया हुआ है, मतलब मनी इन्वॉल्व रहेगा, है ना? सो रियल फ्लो क्या होता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने प्रोवाइड करे, उसके बदले में मुझे गुड्स एंड सर्विसेज मिले। ठीक है, किसके बीच में? हाउस होल्ड्स और फर्म्स के बीच की कहानी ये रहती है। करेक्ट। सो रियल फ्लो कैन बी नोन एज, स्टूडेंट्स, उसका जो दूसरा नाम है इट इज फिजिकल फ्लो, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल ही मनी की बात नहीं हो रही, सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात हो रही है। दैट इज वाई इसको सिर्फ फिजिकल फ्लो भी बोला जाता है। ये आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आपको ये याद है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन? ओके। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following sector is not included in a two-sector economy? Which of the following is not included in the two-sector economy? एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो। मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चंस इजी लगते हैं, लेकिन यही क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा हमारी गलतियां होती हैं। So which of the following sector is not included in a two-sector economy, students? अभी हमने पढ़ा था HPGE, हाउस होल्ड्स भी आते हैं, फर्म्स भी आते हैं, गवर्नमेंट नहीं आता है ना? तो जितने ही बच्चे जो ऑल ऑफ दीज पढ़ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन को इस तरीके से समझ रहे हैं कि भाई कौन कौन सी इकोनॉमी में कितने हमारे सेक्टर्स आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 का, कि यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी जल्दी फटाक से। डन? समझ आया? ओके, आ जाओ। नेक्स्ट, मनी फ्लो इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, अभी मैंने इससे पहले बताया था मनी में मनी लिखा है तो भाई मनी ही होएगा, राइट? सो मनी में मनी ही होगा, दैट इज वाई मनी फ्लो एक्सचेंज जो है उसको हम मनी भी बोलते हैं, मनी को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। फाइन। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, रियल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम, अभी मैंने आपको बातों बातों में आंसर बताया था इसका। अभी भी आप लोग देखो कितना अटेंटिव आप रहते हो ना, ये भी पता चलता है, बिकॉज मैं बातों बातों में ना कई बार आंसर बता देती हूँ। ये मेरी थोड़ी ना खराब आदत है कि बोलते बोलते कब आंसर निकल जाता है मेरे मुंह से, मुझे पता नहीं चलता। उसके बाद भी तुम लोग अगर सही आंसर नहीं दे पा रहे तो बहुत गलत बात है। मुझे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि रियल फ्लो क्या होता है। सो रियल फ्लो रिफर्स टू दी, यहाँ पे बिल्कुल भी मनी इन्वॉल्व नहीं रहता। बताओ क्या है, जल्दी जल्दी। सो रियल फ्लो बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, उसके बदले में क्या मिलते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको बताया था। और हमारा जो हाउस होल्ड्स हैं और फर्म्स हैं, ठीक है, तो हाउस होल्ड से फर्म्स पहले जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और इसके बदले में क्या मिलता है आपको? गुड्स एंड सर्विसेज। फाइन। सो दैट इज वाई हाउस होल्ड से फर्म्स जाता है, तो इसलिए ये रहेगा, ठीक है। फर्म से हाउस होल्ड नहीं होगा, हाउस होल्ड से फर्म्स रहेगा, बिकॉज पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं। क्लियर? ये वाले क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? चलो अब मुझे बताओ भाई 10 आउट ऑफ 10 किस किस के आ गए, 10 आउट ऑफ 8 किसके आगे? अभी तक जितने भी 10 क्वेश्चंस करे, कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे बन गए, कौन सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा, ये सब मुझे बताओ जल्दी से जल्दी से। ओके, चलो आगे बढ़े, करें क्वेश्चंस को सॉल्व। आ जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? दैट इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड। नाउ अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्लोज इकोनॉमी कौन सी होती है और ओपन इकोनॉमी कौन सी होती है। बताइए मुझे ज़रा, सोच के बताओ कि इन अ क्लोज इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड।
इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी डैश इज नॉट इंक्लूडेड, व्हाट इज इट? क्लोज इकोनॉमी मतलब हम अपने में खुश हैं, हमें बाहर वालों से मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें बिल्कुल भी फॉरेन सेक्टर नहीं आएगा। बिकॉज देखो हमारी इकोनॉमी में ना 4 सेक्टर्स होते हैं, कौन कौन से? पहला हमारे पास सेक्टर होता है हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है। फिर जो मेरे पास रहता है स्टूडेंट्स, हमारे पास रहता है फर्म्स, या मैं प्रोड्यूसर्स भी बोल सकती हूँ। फिर जो मेरे पास रहता है दैट इज गवर्नमेंट, और फिर मेरे पास आता है फॉरेन सेक्टर, ओके, या मैं इसको एक्सटर्नल भी बोल सकती हूँ। सो वी हैव दीज 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, फाइन। अब इसमें से क्या होता है, अगर मैं 2 सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी बोल रही हूँ कि 2 सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, तो ये तो हमारे क्या रहता है 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। और अगर मैं बोल रही हूँ 3 सेक्टर इकोनॉमी, तो वो क्या हो जाएगा, अगर मैं इन तीनों को इन्वॉल्व कर दूंगी तो 3 सेक्टर इकोनॉमी, फाइन। और अगर मैं चारों को इंक्लूड कर दूंगी तो मेरे पास ये चारों के चारों क्या आ जाएंगे, 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, फाइन। अब मुझसे जो क्वेश्चन पूछ रहे स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन दे आर आस्किंग इज बेसिकली कि भाई कौन सा क्लोज इकोनॉमी आता है, कौन सा हमारा ओपन इकोनॉमी आता है। सो क्लोज इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, जब मैं सिर्फ यही सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करती हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये मेरा हो जाएगा क्लोज इकोनॉमी, फाइन। और वहीं पे अगर मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड करती हूँ, ठीक है, सारे ही फैक्टर्स को इंक्लूड कर रही हूँ, तो इस केस में वो क्या बन जाएगा मेरा ओपन इकोनॉमी, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर को जब मैं ले रही हूँ, फाइन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि कौन से हमारे 4 सेक्टर्स हैं, 2 सेक्टर कौन से होते हैं, 3 सेक्टर कौन से होते हैं, 4 सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी क्या होती है और ओपन इकोनॉमी क्या होती है। मैंने पूरा क्लियर कर दिया आप सभी को, फाइन, ठीक है। सो इन क्लोज इकोनॉमी स्टूडेंट्स, वहाँ पे फॉरेन सेक्टर नहीं रहेगा, हम अपने में खुश रहेंगे, मतलब अपना परिवार, मतलब हाउस होल्ड, फर्म्स और हमारी गवर्नमेंट, मतलब इंडिया की बात करूँ तो सिर्फ इंडियन वाले लोग रहेंगे, बिल्कुल भी फॉरेन सेक्टर को हम लोग इन्वॉल्व नहीं करने वाले, तो क्लोज इकोनॉमी हो जाएगा, फाइन। जैसे कि जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 के, तो क्या हुआ था, हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया था, है ना, तो वो क्या होता है ओपन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े थे। क्लोज इकोनॉमी मतलब फॉरेन सेक्टर को इंक्लूड ना करना। क्लियर हुआ सभी को? चलो नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बिकॉज ये वाले क्वेश्चन 101% हमेशा आपको दिखेंगे पेपर में। तो सबसे पहले टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के क्वेश्चंस ना आपको बहुत देखने को मिलते हैं, बिकॉज डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल इनकम, ये सारी चीज़ें ना, कौन कौन सी चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, कौन सी चीज़ें डोमेस्टिक इनकम में ऐड होती है, ये तीनों वाले ना आपको क्वेश्चंस, एक ना एक क्वेश्चन आपको हमेशा दिखेगा। तो अब यहाँ पे पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी। व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी? हमने पढ़ा है डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में, उसके हमने एक्सेप्शन ही पढ़े, रिमेंबर। तो यहाँ पे क्या पूछा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन लंदन, तो क्या ये डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा? नहीं आ रहा, बिकॉज ये तो भाई लंदन में, हमें कुछ मतलब नहीं है। और जो भी कंपनी है या बैंक है, अगर वो दूसरे देश में, भले वो इंडिया को रेफर करते हैं, वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं होते, सिर्फ एम्बेसीज वाले केस में चलता है, राइट ना। गूगल ऑफिस इन इंडिया, सो डेफिनेटली भैया ये तो हमारा एक तरीके से हमारे यहाँ का होने वाला है। नाउ ऑफिस आ टाटा मोटर्स इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में, इससे हमें क्या मतलब। नाउ रशियन एम्बेसी इन इंडिया, अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये भी इंडिया में है और ये भी इंडिया में है, तो मैम दोनों ही करेक्ट होगा। नहीं स्टूडेंट्स, हमने हमेशा पढ़ा है कि एम्बेसी वाला जो केस है ना, एम्बेसी वाला जो केस है स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि एम्बेसी जिस कंट्री की है वो उसी कंट्री को बिलोंग करती है। अगर यहाँ पे लिखा रहता है इंडियन एम्बेसी इन रशिया, तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, रशियन एम्बेसी, तो मतलब ये रशिया की एम्बेसी हुई, उसका डोमेस्टिक पार्ट होने वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, गूगल ऑफिस इन इंडिया, राइट। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर? समझ आया क्वेश्चन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ अस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरमीडिएट? हम लोग 2 टाइप के गुड्स पढ़ते हैं, एक होते हैं फाइनल गुड्स, फाइन, और एक हमारे पास होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स।
फाइन। सो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? जो विच आर रेडी फॉर सेल, है ना, जो हम लोग डायरेक्ट कंजम्पशन कर सकते हैं। वहीं पे जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वर्क इन प्रोग्रेस होते हैं, मतलब अभी भी उसमें काम होना बाकी है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, तब कोई जाके नया प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो इंटरमीडिएट गुड कौन सा होता है? वर्क इन प्रोग्रेस वाले। और फाइनल गुड्स यानी जो ऑलरेडी एंड में मिलने वाले। क्लियर हुआ? ओके नाउ सो क्वेश्चन क्या है भाई कि इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है? सो परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर्स, तो डायरेक्टली कंज्यूमर्स परचेज कर रहे हैं तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। सेकंड है हमारे पास मशीन परचेज बाय अ फर्म, ओके, वीट यूज बाय अ फ्लोर मिल्क एंड वीट यूज बाय हाउस होल्ड्स। तो देखो ये हाउस होल्ड्स हो गया, कस्टमर्स हो गए, तो दोनों ही चीज़ें फाइनल प्रोडक्ट में आने वाला है। यहाँ पे क्या होगा? मशीन प्रोड्यूस जो परचेज बाय फर्म है ये भी फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करने वाले हैं। सो दैट इज वाई मेरा इंटरमीडिएट गुड कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? वीट यूज बाय फ्लोर मिल्क, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है? वीट को अभी आटा को बनाने में लगेंगे, तो दैट इज वाई वी कैन से दैट अभी इसका प्रोडक्शन रीप्रोसेसिंग होना बाकी है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, और ये मेरे क्या हो जाएंगे? फाइनल गुड्स हो जाएंगे। क्लियर? समझ आया डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है परचेजेस ऑफ पल्सेस बाय द कंज्यूमर्स एंड वीट यूज्ड बाय हाउस होल्ड्स, तो डायरेक्टली कंज्यूमर्स ने यूज करे। और वहाँ पे जब मैं बात करूँ स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की, वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑलरेडी इन यूज है, वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी उसमें फिर से री मैन्युफैक्चरिंग होगा या रीप्रोडक्शन होगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे मशीन्स जो होंगी वो फिर से कोई नई चीज़ें बनाने के लिए यूज होने वाला है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट टाइप का हो सकता है। फाइन, सो दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर कि ये हमारा क्या होगा? आंसर नंबर सी। फाइन, क्लियर, डन। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स? ओके, अभी हमने डिस्कस किया चौक, डस्टर परचेज्ड बाय अ स्कूल, फर्टिलाइजर्स यूज्ड बाय द फार्मर्स, वीट यूज्ड बाय द फ्लोर मिल्क। इसमें से कौन सा जो है इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनल गुड्स? याद रखिएगा नॉट एन एग्जाम्पल बोला है। फाइन, तो उसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है हमारे पास? ऑल ऑफ द अबव, ये कोई भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं है, बिकॉज इन सभी का फिर से एक तरीके से फिर से रीमैन्युफैक्चरिंग होने वाला है, ये किसी वर्क इन प्रोग्रेस के लिए यूज हो रहे हैं। दैट इज वाई सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स के। क्लियर हुआ? ओके, क्वेश्चन नंबर 15, which of the following constitute the reason for the difference between market prices and factor prices? हमने देखा कि एक फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस की तरफ कैसे जाएं, है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट? इसके बीच में क्या चीज़ आती है? हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं ना नेशनल इनकम के, उसमें हमने स्टडी किया है कि भाई हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ कैसे बढ़ना है। तो क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है? वो निकलता है स्टूडेंट्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सो दैट इज वाई इसका जो आंसर होने वाला है दैट विल बी बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ही इंक्लूड होंगे, बिकॉज दोनों से इंक्लूड करके ही तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकलेगा, राइट। सो दैट इज वाई बोथ दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड। क्लियर? You have to remember the formula for this, that is net indirect taxes, जिसको हम लोग NITV बोलते हैं, is equals to indirect taxes minus subsidies. Clear? Got it students? क्वेश्चन नंबर 16, इफ फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, अगर जो हमारा फैक्टर कॉस्ट है इज ग्रेटर देन मार्केट प्राइस, ओके, देन विच मीन्स दैट, मतलब हमें तो पता कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारा बीच में आता है, तो अगर ये ज़्यादा है कि मेरा जो फैक्टर कॉस्ट है ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा? देखो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं रहते, दैट इज वाई मतलब सब्सिडीज हमारे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इनडायरेक्ट टैक्सेस। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, आपको फॉर्मूला पता है तो ठीक है, लेकिन उस फॉर्मूले को कई बार ना घुमा फिरा के भी आपसे पूछ सकते हैं, तो वो भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 17, फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर डैश और फॉर डैश।
अब देखो ये जरूरी नहीं कि आपको डेफिनेशन याद हो, बिकॉज डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं, ये है आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, है ना। सो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई फाइनल गुड्स क्या होते हैं और इन सब में से क्या आ सकता है। सो फाइनल गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर डैश एंड डैश। अब देखो क्या रीसेल आएगा क्या? नहीं, फाइनल गुड्स में ना तो फर्दर प्रोडक्शन आ सकता है ना रीसेल आ सकता है, मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट और दिस। तो क्या बोल सकती हूँ मैं, हमारा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे बन गया मुझसे, एलिमिनेशन टेक्निक से। व्हाट इज एलिमिनेशन टेक्निक, कि भाई देखो इसमें से कौन सा मेरा बिल्कुल नहीं आ सकता। तो अगर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रही हूँ तो फर्दर प्रोडक्शन नहीं आएगा, रीसेल नहीं आएगा, यहाँ पे भी रीसेल गिवन है तो नहीं आएगा, और यहाँ पे भी रीसेल गिवन है तो नहीं आएगा। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बच रहा है, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, यही दोनों टर्म्स यूज होते हैं। फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 18, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज, व्हाट इज इट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है, विजिबल एक्सपोर्ट्स माइनस विजिबल इंपोर्ट्स, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, या फैक्टर इनकम्स रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। बताओ क्या है इसमें से, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इट। अगर फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का, क्या फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग NFIA भी बोलते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला, मैंने हमेशा बोला आपको रखना है फ्रॉम -2। अब देखो अब याद आ रहा है क्या, अब बन रहा है क्या क्वेश्चन, मैंने हमेशा आपको बोला है फ्रॉम -2। सो फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, या पेड अब्रॉड भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग बेसिकली कंसीडर कर रहे हैं, इट इज बेसिकली माइनस FIFA minus theta, that is factor income received from abroad, that is factor income from abroad minus factor income received to or paid to abroad. So it is basically FIFA minus theta. Okay, you remember like this. यहाँ से हमने निकाल लिया है ना, फर्स्ट टर्म लेके आप बना सकते हो FIFA minus theta. Clear? Done? तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, सो माय आंसर वुड बी क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर नंबर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर C, that is factor incomes received from abroad minus factor income paid abroad. Clear? चलो क्वेश्चन नंबर 19, डेप्रिसिएशन मीन्स, वेरी इजी क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि बेसिकली किसी भी फिक्स असेट्स के उसमें, है ना, जो भी हमारे फिक्स असेट्स रहते हैं, जैसे कि मशीनरी हो गया, ठीक है, गुड्स हो गए, ये सारे असेट्स जो हमारे पास है, इनकी जब वैल्यू गिरने लगती है विद टाइम, डिप्रिशिएट होने लगती है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, राइट, तो क्या होता है डेप्रिसिएशन। अब इसमें से बताओ, इसमें से कौन सा आंसर होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ प्लांट इन अ फायर एक्सीडेंट, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, सी हमारे पास ऑप्शन है लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन एन अर्थक्वेक, या क्लोजर ऑफ द प्लांट ड्यू टू लॉकआउट। व्हाट वुड बी द एग्जांपल ऑफ दिस, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू टू सॉल्व। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा इसका आंसर होने वाला है, विच ऑप्शन। सो डेप्रिसिएशन क्या होता है, क्या भाई एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, उसकी वजह से डेप्रिसिएशन होता है क्या, नहीं, वो तो नेचुरल कैलामिटी है, उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज की तो बात हो ही नहीं रही है। सो दैट इज वाई ये दोनों ऑप्शंस तो होंगे ही नहीं हमारे पास, राइट। तो ना अर्थक्वेक होने वाला है और ना ही हमारे पास लॉकआउट होने वाला है और ना ही हमारे पास फायर एक्सीडेंट होने वाला है। तो एलिमिनेशन टेक्निक से भी मेरे पास ये आंसर आ रहा है। वियर एंड टियर का मतलब क्या होता है, जब आप रेगुलर यूसेज करते हो किसी चीज़ की तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, यानी कम हो जाती है ना। जैसे कि कोई आपने सपोज स्कूटी खरीदी, आप उसको रोज़ चला रहे हो, तो जैसे ही आप नई स्कूटी लेके आए, तो जो पहले दिन आपकी स्कूटी थी वो जो चल रही थी, है ना, उसकी वैल्यू अलग थी, आपने 1 लाख तक की स्कूटी ली। अब वहीं पे 1 साल बाद आप जब बेचते हो तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, क्यों भाई, क्योंकि आप उसको इतना चला चुके हो तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई, कम हो गई। अब वो वैसी स्कूटी नहीं रही जैसी वो पहले दिन थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो वही होता है लॉस ऑफ फिक्स्ड असेट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर। क्लियर? टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन एज वेल क्विकली। डन? चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है।
थोड़ा लॉजिकल भी लगा के देखोगे तो शायद ये वाला आपसे क्वेश्चन ऐसे बनने लगेंगे, ठीक है। तो इंक्रीज इन स्टॉक, अगर स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होने वाला है, कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल लॉस हो रहा है। अगर इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल लॉस तो होगा नहीं, तो ये तो मैं वैसे ही एलिमिनेट कर सकती हूँ, है ना, कैपिटल लॉस तो होगा नहीं। दो चीजें हमारे पास गिवन है, या तो नन ऑफ दीज होगा, या तो कैपिटल प्रॉफिट होगा या वो होगा कैपिटल फॉर्मेशन। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या होगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब भी हम लोग कोई फिक्स असेट खरीदते, कोई भी नया सामान खरीदते, कोई भी स्टॉक इन्वेंट्री में हमारी बढ़ोतरी होती है, इंक्रीज होता है, सो दैट इज इक्वल टू द कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर, समझ आया किसी को, है ना। सो हमारे पास क्या हो गया, 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट्स एमसीक्यू के। कैसे रहे आपके क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट रहे, कितने क्वेश्चंस गलत रहे, कौन से क्वेश्चन में आप फंसे हैं, सारे की सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगर अभी तक के क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं तो डेफिनेटली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। फाइन, होपफुली ये पूरा सेशन आप सभी के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज हम काफी सारी नई चीजों को पढ़ रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं। फाइन, तो अभी तक के कितने क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए, कितने हमने सही कर लिए, सारी की सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। फाइन, चलो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 21, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा ये सेशन देखा है इनकम मेथड का, उसमें हमने बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी थी। देखो नेशनल इनकम में मैंने बहुत सारी ट्रिक्स इसलिए बताई हैं बिकॉज इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं जो हमें एकदम से याद नहीं होते, तो इसलिए मैंने अटपटी सी ट्रिक देती रहती हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी। सबसे पहले आप इस वाले क्वेश्चन को देखो कि भाई इसका क्या हो सकता है आंसर। व्हाट इज ऑपरेटिंग सरप्लस, हमने इसकी ट्रिक पढ़ी थी स्टूडेंट्स, RRIP, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। फाइन, तो इसमें से कौन सा नहीं है भाई, ये वाला ही तो ऑप्शन नहीं है, बाकी सब तो है। सो दैट इज वाई विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, COE, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसमें नहीं आता है। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज वाई अगर आपने सारे के सारे वीडियोस अभी तक देखे होंगे ना, हमने जितनी भी ट्रिक्स वगैरह को डिस्कस किया है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेंगी। तो ये वाली ट्रिक हमने डिस्कस करी थी, इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन बन गया। सो दैट इज वाई आपको सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस में देखना है। फाइन, ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, RRIP, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 हम सभी के पास आ चुका है। सो फॉर अ क्लोज इकोनॉमी, अभी समझाया था मैंने क्लोज इकोनॉमी क्या होता है, जिसमें फॉरेन सेक्टर नहीं रहता, ठीक है, विद नो फॉरेन ट्रेड, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताओ, क्लोज इकोनॉमी में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सोचो सोचो, ये अगर नेशनल इनकम पढ़ा है ना तो समझ आ रहा होगा। अच्छा मुझे बताओ, जब हम लोग नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या ऐड करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। जैसे कि अगर मुझे NDPAT FC है और मुझे NNPAT FC पे जाना है, तो मैं क्या ऐड करती थी, हमेशा क्या ऐड करती थी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और सिमिलरली अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो भी मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर देती थी। तो इस केस में बोल सकती हूँ कि दोनों इक्वल हैं। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्लोज इकोनॉमी, बाहर का कुछ सीन ही नहीं है, कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, इसलिए मेरा डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें बिल्कुल ही फॉरेन ट्रेड ही नहीं है। तो ये फॉरेन ट्रेड ही तो हम एक तरीके से ऐड करते हैं ना। ये क्या है हमारे पास, ये फॉरेन ट्रेड ही तो है ना, फॉरेन सेक्टर ही तो है एक तरीके से हमारे पास। इसी को तो हम ऐड करते प्लस करते, तभी तो ओपन इकोनॉमी का हम लोग पूरी इनकम कैलकुलेट कर पाते हैं। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, GDP इज इक्वल टू GNP। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर, पक्का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो याद रखना है कि जब भी मैं क्लोज इकोनॉमी की बात कर रही हूँ उसमें फॉरेन सेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे जो 4 सेक्टर्स हैं HPGE, ठीक है, तो इसमें E वाला सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, यही 3 चीजें हैं। तो क्या होता है, क्लोज इकोनॉमी। और क्लोज इकोनॉमी में अगर फॉरेन सेक्टर नहीं है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का हम क्या ही करेंगे, इसकी कुछ जरूरत ही नहीं है। दैट इज वाई GDP इज इक्वल टू GNP। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 23, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज अनदर नेम फॉर, डोमेस्टिक इनकम को और कैसे लिख सकते हैं,
बताइए अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिख के बताया मैंने, क्या बोलते हैं जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई डोमेस्टिक इनकम कैसे कैलकुलेट करता है। और एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि जो 3 मेथड है हमारे पास, वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, उसमें से कौन से मेथड में सबसे पहले मैं डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करती हूँ और फिर उसको नेशनल इनकम में ट्रांसफर करती हूँ? कौन सा वो फैक्टर है, कौन सा वो मेथड है, बताओ मुझे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, डोमेस्टिक इनकम का मुझे बताओ। तो अगर मार पड़ेगी अगर ये वाला क्वेश्चन गलत है, NDP@FC। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रही थी ना कि NDP@FC से अगर मुझे NNP@FC दैट इज नेशनल इनकम पे जाना है तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसके बाद भी गलत कैसे हुआ ये आंसर? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, NDP@FC ये होता है हमारा डोमेस्टिक इनकम। अब बोलोगे मैम यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम नहीं लिखा, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम लिखा है। तो सेम ही चीज़ है ना, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट होता है, सेम ही चीज़ है। सो दैट इज वाई थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो। जरूरी नहीं कि जैसे आपने चीज़ें पढ़ी एग्जैक्टली वैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा घुमा के पूछने के तो क्या हमसे आंसर नहीं बनेंगे क्या? क्यों नहीं बनेंगे? यहाँ पे उन्होंने सेम चीज़ को थोड़ा अलग वे से क्या पूछ लिया एंड यू ऑल आर गेटिंग कंफ्यूज। दिस इज नॉट डन। हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं भाई कि जब भी डोमेस्टिक इनकम आता है हम उसको NDP@FC लिखते हैं और NNP@FC हमारा क्या होता है, नेशनल इनकम। तो किस बात का कंफ्यूजन है, राइट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। वैसे तो सबको ये आना चाहिए आंसर, इसमें कुछ है ही नहीं बात, हम ऑलरेडी इसको इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा मक्खन क्वेश्चन है ये। फाइन, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाए। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, ओके, NDP@FC, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। बार बार इसलिए लिखती हूँ ताकि तुम लोग के दिमाग में छप जाए। फाइन, चलो। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC इज लेस देन नेशनल इनकम। ओके, सो डोमेस्टिक जो हमारी इनकम है लेस देन होती है नेशनल इनकम से, NNP@FC से, when net factor income from abroad is positive, net factor income from abroad is negative, या net factor income from abroad is 0। अगर 0 है तो इक्वल हो जाएगा, अभी हमने देखा, या नेट एक्सपोर्ट्स हमारे पॉजिटिव है। तो इसका आंसर क्या होगा, जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव है, मतलब हमारे पास बाहर से ज़्यादा इनकम आ रही है, तभी तो वो नेशनल इनकम ऐड होगी। अगर बाहर की चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम ही है। तो अगर मैं बाहर की चीज़ों को इंक्लूड कर रही हूँ, अगर मैं नेशनल इनकम को इंक्लूड कर रही हूँ, एक्सटर्नल सेक्टर को इंक्लूड कर रही हूँ, तो वो नेशनल इनकम का पार्ट होगा। मतलब ये हमारा ज़्यादा होने वाला है, ये पॉजिटिव रहने वाला है। दैट इज़ वाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? कैसे हमने इसको चीज़ को पहचाना कि जो हमारे पास NDP@FC है, ठीक है, इससे हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, NNP@FC। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, जब मेरे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन रहता है ना, तो मैं बोल रही हूँ कि जो मेरा नेशनल इनकम है वो ज़्यादा है, इज मोर देन द डोमेस्टिक इनकम। वो कब होगा, जब इसमें एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा है। सो दैट इज़ वाई ये क्या होगा कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो पॉजिटिव होने वाला है। सो दैट इज़ वाई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइन, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, समझ आ रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? वी हैव सॉल्व्ड अराउंड 24 क्वेश्चंस टिल नाउ। एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन? हाउ इज द क्वेश्चंस, कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, ओके, कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25। सो नेशनल इनकम इज इक्वल टू लो। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, अभी तक डिस्कस करते आ रहे, 3 क्वेश्चन से मैंने इसको डिस्कस किया है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली मुझे जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 25 का क्या आंसर है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम को हम कैसे लिखते हैं, NNP@FC। अब वो क्या बोल रहे हैं कि भाई नेशनल इनकम कैसे निकलता है, तो मैं बोल सकती हूँ डोमेस्टिक इनकम मैं क्या ऐड कर दूं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है बेसिकली स्टूडेंट्स, NDP@FC को ही तो हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। सो NDP@FC प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, या नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि भाई यही तो मैंने लिखा है यहाँ पे। क्लियर? अगर ये तो बेसिक फॉर्मूलाज है, जिन जिनको फॉर्मूलाज याद होंगे उनके लिए क्वेश्चंस कुछ भी नहीं होंगे, राइट? चलें बढ़े।
तो सबसे पहले मुझे बताओ, वी हैव सॉल्व 25 क्वेश्चंस अभी तक। 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं चैप्टर नंबर 2 से। कौन कौन से क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे, कैसे लगे आपको क्वेश्चंस, डेफिनेटली आपको मुझे बताना है। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अच्छे से आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए। चलो, नाउ इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, ओके, NNP इज गिवन एट मार्केट प्राइस, ओके, ठीक है, वी डैश इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड डैश सब्सिडीज टू गेट नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। ओके, तो मार्केट प्राइस पे गिवन है, और जो हमारी जो नेशनल इनकम होती है उसका क्या एग्रीगेट होता है, NNP एट FC। और अगर मुझे मार्केट प्राइस से FC पे जाना है तो मुझे क्या करना रहता है स्टूडेंट्स, वी ऑलवेज subtract. So that is why we will subtract net indirect taxes and subsidies to get national income of the economy. Clear? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Done students? Clear? चलो। Now, question number 27. From the following information, compute GNP at MP, जहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है GDP एट FC। ओके, सो GDP एट FC हमें कितना गिवन है, 3000। फाइन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरे पास कितना गिवन है, दैट इज 200। ओके, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज, तो मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल सकती हूँ। वो क्या होता है बेसिकली, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। फाइन, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज आप लोग कर दो। राइट, सो दिस विल बी 180। नाउ व्हाट वी हैव इज वी हैव टू कैलकुलेट GNP एट MP। तो मुझे मतलब डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मेरे पास 200 गिवन है, तो मैं क्या कर दूंगी, 3000 में सबसे पहले ऐड कर दूंगी हमारा 200। राइट, सो 200 हम ऐड कर देंगे, एंड देन व्हाट विल हैपन इज वी विल हैव टू सबट्रैक्ट द अमाउंट। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग ग्रॉस से, ग्रॉस में कुछ नहीं है, डोमेस्टिक से मुझे कहाँ जाना है, ओके, नेशनल। सो वी विल सबट्रैक्ट net factor income from abroad and then we will be adding the net indirect taxes, so we will get the amount of 2980. Clear? Done? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। सो व्हाट वी हैव टू डू इज कि जब भी हमें ग्रॉस से ग्रॉस जाना तो कोई दिक्कत नहीं है, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे MP की तरफ जाना देन आई विल हैव टू ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। राइट, ओके, आगे बढ़े, चले, चलो। नाउ GNP exceeds NNP by amount of total taxes, government expenditure, transfer payments, or the difference between gross and net investment. So it is going to be very straight, that is difference between gross and net investments. Clear? Because दोनों के बीच में gross और net का ही difference है। Clear? जल्दी से इसका screenshot ले लीजिए। Done? Okay. क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। भाई कौन सा गलत है इसमें से, ओके, कौन सा गलत है पूछ रहे हैं, सही नहीं, ठीक है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो क्या वो MP निकल आएगा, ओके, NNP एट MP इज इक्वल्स टू NNP एट FC। तो भाई ये तो सही है कि गलत है, लेट्स सी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, एंड जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास गिवन है दैट इज NNP एट FC इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है दैट इज दिस, बिकॉज मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस कभी भी इक्वल थोड़ी ना रह सकते, दोनों के बीच में डिफरेंस किसका रहता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। सो दैट इज वाई ये वाला क्वेश्चन हमारा एक तरीके से मतलब ऑप्शन सही है लेकिन इसमें इंक्लूड नहीं होता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? तो क्या था यहाँ पे, जो यहाँ पे NNP दिया है हमें, है ना, तो क्या बोल रहे हैं कि NNP एट MP इज इक्वल टू NNP एट FC।
विच इज नॉट करेक्ट. वाई? बिकॉज एमपी और एफसी के बीच में डिफरेंस होता है किसका? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का. दैट इज वाई ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 30. आउट ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट्स विच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट्स नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. अरे ये तो बहुत ही ज्यादा मक्खन क्वेश्चन हो गया है ना. क्यों? बिकॉज अभी तक इतना डिस्कस करते हुए आ रहे हैं. कौन सा सही आंसर हो जाएगा? नेशनल इनकम क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास? एनएनपी एट एफसी. डोमेस्टिक इनकम हमारे पास होता है एनडीपी एट एफसी. तो हमारा कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. ओके, टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. डन? चलो क्वेश्चन नंबर 31. द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस, ओके, एंड नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट इज. लो, एमपीएफसी के बीच में डिफरेंस पूछा. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? फाइन, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इजी था ये वाला क्वेश्चन बहुत. क्लियर? डन? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किसका पार्ट है? कौन से वाले मेथड में हम पढ़ते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज? उसके बाद ही बाकी सारी चीजें पढ़ना. पहले मुझे ये बताओ कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कौन से मेथड का पार्ट है नेशनल इनकम का? 3 मेथड से उसमें से कौन से मेथड का है? जल्दी से बताना है. सो जो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है किस में आता है? किसका पार्ट है? इनकम मेथड का. कौन से मेथड का? इनकम मेथड का. उसमें क्या पढ़ते हैं हम? हमारी कहानी कौन सी चलती है? क्रिम्प की कहानी. जहां पे सी से क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. आर से क्या होता है? रेंट एंड रॉयल्टी. आई से क्या हो जाएगा हमारे पास? इंटरेस्ट. एम से क्या हो जाएगा? मिक्स्ड इनकम. और पी से प्रॉफिट. तो तीनों चीजों को जब मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या निकल के, सॉरी, सारी चीजों को मैं ऐड कर दूंगी तो क्या निकल आएगा? इनकम मेथड. तो जो पहला सी है ना वही है हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. गॉट इट? तो अब हमें क्या निकालना है इसमें कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के कौन कौन से यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, कौन से हमारे कंपोनेंट्स नहीं हैं स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले हमारे पास आता है डियरनेस अलाउंस. ठीक है. फिर हमारे पास टूल्स गिवन टू एम्प्लॉयज टू यूज ड्यूरिंग वर्क. ओके. पेमेंट बाय इंश्योरेंस कंपनी टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय. कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय टू प्रोविडेंट फंड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. जल्दी से सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. So which of the following is included in the compensation of employees? That is dearness allowance. ठीक है. जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके फादर, आपके मदर की सैलरीज वगैरह भी बनती है तो उसमें भी dearness allowance ऐड होता है. तो एक तरीके का compensation है जो प्रोवाइड होता है एम्प्लॉयज़ को. ये सारी चीज़ें compensation वाले पार्ट में नहीं आने वाली. क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करेक्ट आंसर वाले का. डन? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. Which of the following is not part of profits? अब देखो प्रॉफिट किसका पार्ट होता है पहले मुझे बता. ऑपरेटिंग सरप्लस का. ऑपरेटिंग सरप्लस की भी कुछ कहानी ऐसी है, रुको मैं इधर लिख देती हूँ तो आपको जगह मिल जाएगी. जस्ट अ सेकेंड. फाइन. तो सबसे पहले तो अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस का आपको बताऊं, ये हम लोग किस में कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स? ये एक इनकम मेथड का पार्ट है. उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस को निकालते हैं. तो जो ऑपरेटिंग सरप्लस है हमारे पास उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं आर, आर, आई और पी.
ठीक है, आर से हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, रेंट, इसमें आता है हमारे पास रॉयल्टी, इंटरेस्ट, और पी से हमारे पास रहता है प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें भी प्रॉफिट में भी ना 3 कैटेगरीज हमारे पास होती हैं, 3 हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। फाइन, सबसे पहली जो हमारे पास कैटेगरी आती है, लेट मी टेक अ गुड कलर। ठीक है, प्रॉफिट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, एक हमारे पास आता है डिविडेंड। ठीक है, एक हमारे पास आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। ये सारी चीज़ें किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग सरप्लस का। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में भी आपको बनाना है। जिन जिन ने ऑलरेडी बना रखा है उनको याद है, उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट दो स्टूडेंट्स वो वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको नहीं पता कि भाई ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलता है, तो ये पूरा एक तरीके से एक फ्लो चार्ट है जो आप अपने दिमाग में रख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर कॉम्प्रीहेंसिंग द थिंग्स। फाइन, ओके। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में 3 चीज़ें आती हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग्स। रॉयल्टी पार्ट नहीं है, राइट, सो दैट इज वाई द करेक्ट आंसर वुड बी रॉयल्टी। मतलब रॉयल्टी इसका पार्ट नहीं है क्योंकि नॉट पूछा है ना, नॉट इंक्लूडेड इन द पार्ट्स ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, समझ आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, गलती नहीं होनी चाहिए। वैसे आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसके पहले वाले का, चलो ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, इनकम मेथड इज ऑल्सो नोन एज। अच्छा, ये वाला तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत मक्खन क्वेश्चन है। अगर आता है, अगर नहीं आता है तो नहीं आता, तो कैसे ही तुक्का लगाओगे। सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, फिर हमारे पास आता है हमारे पास इनकम डिस्पोजेबल मेथड, एंड लास्ट वी हैव इज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। फाइन, ये 3 मेथड्स है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, इनकम डिस्पोजेबल मेथड एंड इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। कौन सा सही है इसमें से? हमने पढ़ा है, जब मैं आपको पढ़ा रही थी इनकम मेथड, मैंने सबसे लास्ट में लिखा था, मुझे याद है कि इसके अदर नेम कौन कौन से हैं। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड को हम लोग इनकम मेथड भी बोलते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, क्लियर, समझ आया? चलो, which of the following is a synonym of undistributed profit? Very very important. Savings of private corporate sector, reserves and surplus, retained earnings, या all of these? सारे के सारे ही सही हैं, या तीनों सही हैं, या 2 सही हैं, 1 सही है? बताइए मुझे कौन सा सही है। व्हाट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? हम अकाउंटेंसी में भी ये पढ़ते हैं। सो बेसिकली इट इज ऑल ऑफ दीज। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको हम रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म में रखते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस के फॉर्म में रखते हैं, या सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी एक तरीके से रिटेन अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ही होता है। सो दैट इज वाई ऑल ऑफ दीज विल बी इंक्लूडेड। टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, जल्दी से। डन, समझ आया स्टूडेंट्स? सो टोटल वी हैव सॉल्व्ड 35 MCQs विद डिटेल सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द थिंग्स। साथ साथ में जो मुझे उसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें लगी जो रिवाइज करनी चाहिए, वो भी मैंने आपको रिवाइज कराई स्टूडेंट्स। नॉट जस्ट दीज, इसके अलावा भी जो आपकी बुक्स में MCQs वगैरह गिवन है बैक ऑफ द चैप्टर, आप उसको भी सॉल्व करो। कोई भी पर्टिकुलर आपको MCQ में ऐसा लग रहा है कि मुझे एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रहा, डाउट है, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन स्टूडेंट्स। आप जितना ज़्यादा MCQs वगैरह को सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी उसमें एक तरीके से एक्यूरेसी लेवल बढ़ेगा, बिकॉज MCQ में एक्यूरेशन बहुत ज़रूरी है कि एक्यूरेसी होनी चाहिए, तभी आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, राइट? तो स्टूडेंट्स हम भी प्रैक्टिस करेंगे। ये तो एक छोटा सा सेशन था जहाँ पे हमने सिर्फ 35 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आने वाले सीरीज में, आने वाले सेशंस में, और जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशंस पास आते चले जाएंगे, डो नॉट वरी स्टूडेंट्स, सभी टाइप के वीडियोस आपके पास आएंगे, रिवीजन वीडियोस भी आएंगे, साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो भी आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, सारे ही सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करने वाले हैं। सो यू डू नॉट हैव टू वरी एट ऑल। बस कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द, आपको साल रेगुलर रहना है कि एटलीस्ट आप कोशिश करो कि आपको पता तो चलता रहे कि इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है, राइट? आई एम नॉट आस्किंग यू टू बी टॉपर, आई एम नॉट आस्किंग यू कि भाई रोज 2 घंटे पढ़ो, लेकिन थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट रहना ताकि आपको एंड ऑफ द ईयर आपको बिल्कुल भी प्रेशर या बर्डन ना लगे। फाइन, तो हमने पूरे 35 क्वेश्चन सॉल्व करें। कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन गए, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन बने कि नहीं बने, या डिफिकल्ट लग रहा था, ईजी लग रहा था,
क्या आपको लगता है पूरे के पूरे सेशन के बारे में? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑफ कोर्स योर फीडबैक रियली मीन्स टू मी, सो दैट इज़ वाई आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन यहाँ पे डेफिनेटली देना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस करे? 35 क्वेश्चंस, वो भी बहुत डिटेल में। एमसीक्यू अगर मैं चाहती तो कोशिश करती कि एक क्वेश्चन पढ़ती आपको आंसर बता देती, पर मैंने कोशिश करी है कि हर क्वेश्चन के साथ साथ आपको कैसे वो आंसर निकल रहा है, वो क्यों सही है, उसके पीछे के सारे रीजंस बताऊं। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि यही एमसीक्यू आपके पास आए, राइट? बिकॉज ये एमसीक्यू का हमने पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है। सो दैट इज़ वाई इससे घुमावदार अगर कोई क्वेश्चन आ गया, उससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को भी माइंड में रख के सारी चीज़ों को मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, प्लीज़ डू सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनको भी हेल्प हो स्टूडेंट्स। क्योंकि हम साथ साथ में कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत ही अच्छा कॉन्टेंट प्रोवाइड करें विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैग्नेट ब्रेन्स में सिर्फ सीबीएसई नहीं, हम डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड नॉट जस्ट दैट, साथ में आपको वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी मिल जाता है। सो वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग स्टूडेंट्स। अगर सीबीएसई की बात करूं तो फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 आपको क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी। एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम क्लासेस कवर करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और सिर्फ इतना ही नहीं, ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगी, जिसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है, तो एक बार जाकर आप जरूर चेकआउट करिएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आपको और भी डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे हमें फॉलो करना है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। बिकॉज कब कौन सी मैराथन आ जाए, कब कौन सा इंपॉर्टेंट अपडेट आ जाए, कुछ सिलेबस में चेंज हो जाए, हम सारी की चीज़ें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, तो आपके पास भी तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो उसके लिए आपको हमें फॉलो डेफिनेटली करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप को भी आप जाके रेफर कर सकते हैं। होपफुली सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको कैसी लगी क्लास? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।